नमस्कार, अनादि टीवी के खास कार्यक्रम पावर कॉरिडोर में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। और मैं ब्रजेश चौक से। पावर कॉरिडोर में हम बात करेंगे सरकार, सियासत और ब्यूरोक्रेसी के फैसलों की अंतर्कथा की और पड़ताल करेंगे कि आखिर इन फैसलों के मायने क्या है। तो शुरू करते हैं खबरों की खबर लेने का ये सिलसिला। तो मध्य प्रदेश में भले ही तबादलों पर रोक लगी है, लेकिन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल के विभाग में यह नियम लागू नहीं होता दिख रहा है। मंत्री की रजामंदी से अक्टूबर से जनवरी तक मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में 300 से अधिक कर्मचारियों के तबादले कर दिए गए और ये सिलसिला लगातार जारी है, जबकि दूसरे विभागों में मुख्यमंत्री द्वारा तय किए गए समय के बाद तबादले नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन मंडी बोर्ड द्वारा मंडी सचिव से लेकर सहायक उप निरीक्षक स्तर के कर्मचारियों के तबादले करने का सिलसिला लगातार जारी है। तो इसी खबर को समझेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश के साथ। ब्रजेश, क्या लगता है आपको, क्योंकि मुख्यमंत्री ने हमने देखा लंबे समय बाद मध्य प्रदेश में तबादले खोले गए, लंबे समय तक ये प्रक्रिया चली, 2-3 बार इसकी तारीखें आगे भी बढ़ाई गई ताकि जो लोग बच गए उनके तबादले हो जाएं। लेकिन एकमात्र ऐसा विभाग ये बचा हुआ है कि जिसमें अभी 2022 का फरवरी महीने की शुरुआत हो चुकी है, 1 सप्ताह हो गया है, तब भी लगातार तबादले जारी और उनको ये कह दिया गया है कि आपसी सहमति से। तो जब इस विभाग में आपसी सहमति से तबादले जारी हो सकते हैं तो बाकी विभागों में भी ये सिलसिला चालू कर दिया जाए, क्या परेशानी है? निश्चित तौर पर एक तबादले की समय सीमा निर्धारित की गई थी कि कितने समय के बीच में तबादले होंगे, उस दौरान सारे तबादले कर लें और उसी में ये तय था कि 5 साल 3 साल वालों का तबादला कर दिया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि मंडी बोर्ड में ये आधार भी बताया गया है कि 5 साल और 3 साल के से ज़्यादा समय एक ही जगह पर जमे हुए थे उन लोगों को हटाया गया। तो फिर उस समय किसके तबादले हुए थे, ये भी एक सवाल है। दूसरा फिर कि अगर ये एक जगह 5 साल से जमे तो ये भी किसकी गलती है? तो ये जो तबादले जो बार बार जो तबादले से रोक हटती है और जो तबादले किए जाते हैं वो इसी गाइडलाइन का पालन कराने के लिए किए जाते हैं कि 5 साल से जो जमे हुए एक जगह पर उनको दूसरी जगह भेज दिया जाए। तो यहाँ पर तबादले मंत्री की सहमति से किए जा रहे हैं, रजामंदी से किए जा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये सवाल खड़े करते हैं, क्योंकि इसके बाद जो तबादले की समय सीमा खत्म हो जाती है तो मुख्यमंत्री समन्वय से तबादले होते हैं। यदि जिनको बहुत जरूरी लग रहा है कि तबादले किए जाना है तो उनको मुख्यमंत्री समन्वय में भेजा जाता है। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार वो भी इतनी मात्रा में वहाँ भी नहीं होते हैं, वो इक्का दुक्का होते हैं। लेकिन यहाँ जिस तरह से ये चल रहा है तो निश्चित तौर पर जो तबादला उद्योग की जो बात करती थी भाजपा, जो विपक्ष में थी और कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाती थी, तो इस तरह के तबादले उसकी छवि को धूमिल करते हैं। इस तरह के तबादले हम देख रहे हैं कि ये तो 300 तबादले हुए एक डिपार्टमेंट में, तो इसलिए पता चल गया अन्य डिपार्टमेंट में 4 तारीख को 69 ट्रांसफर हुए, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, ये सब कोई महीना 4 फरवरी को ही हुए हैं 69 तबादले। तो आप देखिए कि किस तरह से तबादले किए जा रहे हैं। यदि 1-2 तबादले किए जाते तो आपको लगता कि हाँ ठीक है, ज़रूरतमंद होंगे या जरूरी महत्वपूर्ण होंगे, इस आधार पर करना पड़ा होगा, उनको इधर से उधर करना पड़ा होगा, काम प्रभावित हो रहा होगा, जो भी आप तर्क दे सकते थे तो जायज़ लगते। लेकिन अब आप इतनी बड़ी संख्या में तबादले करेंगे तो ये आप उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि अन्य डिपार्टमेंट की भी ये देखी जानी चाहिए, एक निगरानी तंत्र होना चाहिए कि वहाँ तबादले हो रहे हैं कि नहीं। यदि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं तो उसके बाद तबादले हो रहे हैं तो कौन जिम्मेदार है? अधिकारियों को, जीएडी को बताना चाहिए, हर विभाग से रिपोर्ट लेना चाहिए कि उन्होंने कितने तबादले किए। इस तरह से 1-1, 2-2 करके हो सकता है कि अन्य डिपार्टमेंट में भी ऐसे तबादले हो रहे हों। ये तो बड़ी संख्या में हुए तो संज्ञान में आ गए, लेकिन बाकी जगह 5-10 इस तरह के हम तबादले देखते हैं जिन पर कोई नजर नहीं पड़ती किसी की, या किसी के संज्ञान में नहीं आते। विभाग अपने स्तर पर निचले कर्मचारियों के तबादले कर देते हैं। आपके और हमारे और मीडिया के संपर्क में वही और जानकारी में आते हैं जो बड़े तबादले होते हैं। ये मामला भी ऐसी गुलाब ब्रजेश जी, क्योंकि मंडी बोर्ड ने इसकी बाकायदा एक प्रेस नोट जारी कर दिया कि हमने इस दिनांक से इस दिनांक को इतने लोगों के ट्रांसफर किए, इस दिनांक को इतने लोगों के ट्रांसफर किए, और शायद वो गलती से जारी हो गया प्रेस नोट, जिसके कारण ये खुलासा हो पाया। वरना तो हम देख रहे हैं कि लगभग 6 महीने का समय हो रहा है, इसके बाद ही अगर तबादलों का ये जोर जारी है और किसी को पता नहीं चल रहा, तो हो सकता है बाकी के विभागों में भी ये खेल चल रहा हो। जो यहाँ गलती से आ गया, अफसरों की गलती से उजागर हो गया, वहाँ शायद नहीं हो पा रहा है। निश्चित तौर पर और जगह भी तबादले हो ही रहे होंगे। जिस तरह से हम ये वाला खुलासा हुआ तो ये विभाग की गलती से हुआ। हो सकता है किसी ने आरटीआई के तहत जानकारी मांगी हो तो उन्होंने एक जानकारी संकलित की हो और बाद में मीडिया को जारी कर दी हो कि उससे संबंधित कि हमने इतने तबादले किए हैं। तो ये भूल चूक भले ही हुई हो, लेकिन इसने एक सबक दिया है आपको कि बाकी डिपार्टमेंट में भी देखा जाना चाहिए कि इस तरह से कहीं तबादले तो नहीं कर रहे हैं अधिकारी और वहाँ के विभाग के मंत्री, मनमर्जी तो नहीं कर रहे हैं, और वो मुख्यमंत्री की जो निर्देश हैं, जो उनकी इच्छा है, उस पर पलिता है, मनसा पलिता तो नहीं लगा रहे हैं। तो ये देखने वाली बात होगी, ताकि
अन्य जगह बाद में इस तरह से यदि एक थोकबंद तबादलों की लिस्ट मंगाई जाए कि 3 महीने में कितने हुए, यदि कोई आईटीआई से निकाले तो फिर सरकार की बदनामी होती है कि तबादला उद्योग चला रहे हैं। तो इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए मेरे ख्याल से, और मनोज जी, ताकि भविष्य में इस तरह के आरोप न लग सके। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। राज्य सरकार लापता कर्मचारियों के परिजनों की परेशानियां दूर करने जा रही है। इस संबंध में सभी विभाग प्रमुख और कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें भारत सरकार के निर्देशानुसार उन कर्मचारियों के परिजनों को रिटायरमेंट की सुविधाएं देने के लिए कहा गया है जो लापता हैं और सभी प्रयासों के बाद नहीं मिल पाए। उनके परिजनों द्वारा थाने में दर्ज कराई गई गुमशुदगी के 6 माह बाद भी नहीं मिल पाने वाले कर्मचारियों के परिजनों को रिटायरमेंट के तहत दी जाने वाली पेंशन, लंबित वेतन, अवकाश समर्पण, सामान्य भविष्य निधि आदि दी जाएंगी। इसके लिए परिजन उस संस्था प्रमुख को आवेदन दे सकते हैं जहां लापता कर्मचारी इन्हें अंतिम 6 माह नौकरी की हो। वित्त विभाग के आदेश में यह भी कहा गया है कि पहले इस बात की पुष्टि कर ली जाए कि पुलिस द्वारा तमाम प्रयास के बाद भी संबंधित कर्मचारी को ढूंढा गया है या नहीं। तो इसी पे और समझने की कोशिश करेंगे मनोज जी से। मनोज जी, ये नियम तो पहले से है कि जो लापता कर्मचारी है उसके परिजनों को उसके एक समय अवधि के बाद सेवानिवृत्ति के अधिकार दे दिए जाए, मतलब एक तरह से उसको सेवानिवृत्त मान लिया जाए और पेंशन दी जाए। फिर ये आदेश जारी करने की क्या नौबत पड़ी या क्यों जरूरत आन पड़ी है कि प्रशासन को या वित्त विभाग को निर्देश देना पड़ा कि उन कर्मचारियों को, तो कहीं ना कहीं दिक्कत है जो केंद्र सरकार ने भी संज्ञान में लाए हैं तो निर्देश देने पड़े। देखिए ब्रजेश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए 6 महीने का नियम है और सबको ये नियम पता भी है, लेकिन हो ये रहा है कि जब कर्मचारी लापता होता है तो पहले तो कुछ महीने विभाग ये मान के चलता है कि वो अब्सेंट हैगा, अपने स्तर पर उसके प्रयास किए जाते हैं, नोटिस भेजे जाते हैं। हमने कई ऐसे केस भी देखे हैं जिसमें 18-18, 20-20 साल से कर्मचारी लापता है, यानी वो विभाग की ड्यूटी में नहीं आ रहे हैं। अब इसमें ये जो तकनीकी पेच है वो ये भी है कि एक ये मामला है कि मान लीजिए कर्मचारी स्वेच्छा से गायब हो गया, नौकरी पे नहीं जा रहा, तो आप विभागीय जांच करिए, बाकी चीज़ करिए। लेकिन अगर वो लापता हो गया, अब लापता होने का अर्थ यही है कि वो क्या मर्जी से कहीं चला गया है, कोई इसका किडनैप हो गया है या कोई और कारण है, या वो घर वालों के संपर्क में नहीं है। और कई बार ऐसा भी तो होता है मनोज जी कि जो 6 महीने साल भर बाद वापस लौट आता है और दावा करता है नौकरी के लिए, तो फिर वैसी परिस्थितियों में क्या समस्या नहीं आएगी कि यदि आपने उसको रिटायरमेंट मान लिया है और कहीं से आ गया, पेश हो गए, या फिर वो दूसरी जगह नौकरी कर रहा हो, परिजनों की सहमति से हो। पुलिस तो ऐसे मामलों में हम देखते हैं ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती लापता लोगों के मामले में, इसीलिए पुलिस से इस मामले में रिपोर्ट मांगी गई है कि पुलिस अपने गंभीरता से उसमें केस डायरी की फलाने कर्मचारी इस दिनांक से लापता था, इसकी सूचना हमको तब मिली है और उसको खोजबीन के लिए हमने ये प्रयास किया और हमारी जांच में निकला है कि वो नहीं मिल पाया या परिवार के संपर्क में नहीं है या देश दुनिया के किस हिस्से में उनको कोई जानकारी नहीं है या परिवार को भी नहीं पता है। तब जाके पुलिस जब वो रिपोर्ट देगी इसके बाद ये सारी सुविधा मिलेगी। अभी हो ये रहा है कि कर्मचारी लापता हो जाता है तो परिजन 2 तरीके से परेशान होते हैं। मान लीजिए कई परिवारों में इकलौता वो कमाने वाला आदमी है, तो एक तो उसकी तलाश में पूरे परिवार का बाकी के सदस्य जुटे रहते हैं, उनके संसाधन लगाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। कई हमने देखा है कोई पुलिस के चक्कर काटता है, कोई नेताओं के चक्कर काटता है उसकी तलाश में, कोई हो सकता है ज्योतिष तांत्रिक बाबाओं के पास जाते हैं कि हमारा परिजन कहाँ लापता वो पता लग जाए। तो ऐसे में एक तो उनके पास कोई आय का जरिया बचता नहीं है और जो जमा पूंजी होती है वो इन सारे कामों में खर्च होने लगती है, जिसके कारण परेशानी के कारण परिवार जो है कह सकते हैं दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाता है या और तमाम परेशानियों से घिर जाता है। अब 6 महीने की रिपोर्ट लगने के बाद कम से कम ये हो जाएगा कि जब पुलिस की फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी तो उस परिवार के जो विभाग के लोग हैं उस परिवार को कितनी पेंशन दी जानी है या सेवानिवृत्ति के बाद क्या लाभ मिलना था, उसका जो पीएफ कटा था उसका कितना पैसा है, उसका जो जीएफ है उसका जो पैसा है वो एक मुश्त उसके परिवार को मिल जाएगा। तो कम से कम उनके परिवार का एक ही संकट खत्म हो जाएगा आजीविका का, और उनके मन में तसल्ली हो जाएगी कि जिस आदमी को वो ढूंढ रहे हैं उसको पुलिस भी नहीं तलाश पा रही तो वो संतोष कर लेंगे। क्योंकि अभी तक तो ये है कि आदमी को उम्मीद में रहता है कि शायद वो परिवार का लोग लौट आएगा, और हमने देखा भी है कि कई ऐसे किस्से आते हैं जो लोग गुम जाते हैं 10-10, 20-20 साल परिवार से मिलते हैं। तो आप जो कह रहे थे हो सकता है इक्का दुक्का केस में ऐसा हो तो शायद उसके लिए भी जो जीएडी के पास कुछ ना कुछ नियम कायदे कानून होंगे कि उसमें रिकवरी लेकिन हम ली जा देखते सकती हैं है। कि जिस तरह से लोग रिटायरमेंट के बाद खुद की पेंशन के लाले पड़ जाते हैं, वो पहले से ही जब रिटायरमेंट की समय अवधि नज़दीक आती है तो वो अपनी बाकी की खाना पूर्ति करने लगते हैं, कागजी खाना पूर्ति। तो इसमें भी कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि एक सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया जाए कि इस तरह के मामलों में वहाँ जाके उनकी समस्याओं को निराकरण कर दिया जाए? नहीं तो इस तरह से यदि परिजन तो परेशान हो जाएंगे सारे दस्तावेज से लेके तमाम तरह की खाना पूर्ति करने में। बिल्कुल, देखिए सिंगल विंडो का आपका सुझाव बिल्कुल सही है, मुझे लगता है सरकार को उसको मान भी लेना चाहिए। और दूसरी बात है इसके बाद भी जो कुछ फॉर्मेलिटी है वो तो आपको चुनिंदा फॉर्मेलिटी तो करनी होगी। जैसे मान लीजिए जिस विभाग में 6 महीने तक अगर उन्होंने आखिरी बार काम किया है
तो उसमें एचओडी कौन थे, वहाँ पे क्या स्टेटस था उनका, कितनी सैलरी थी, पे स्लिप है और तमाम सारी चीज़ें, और आमतौर पर सरकारी कर्मचारी या उसके परिजनों को पता भी रहता है, तो वो सारी चीज़ें आपकी लगेंगी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसमें जैसे मैंने बताया कि पुलिस की रिपोर्ट ही होगी, क्योंकि पुलिस कई बार होता है कि वो कुछ समय तक तो खाना पूर्ति करती ढूंढने की, फिर वो मान लेती बालिग आदमी मर्जी से कहीं चला गया होगा, लौट आएगा या नौकरी नहीं करना चाह रहा होगा, भगोड़ा घोषित हो गया होगा, क्योंकि हमने सेना और पुलिस में भी ऐसे कई केस देखे हैं कि भगोड़ा घोषित हो जाते हैं, वो महीनों सालों तक नौकरी पर नहीं लौटते हैं। डॉक्टरों के कई केस हमने ऐसे देखे 18-18, 20-20 साल से वो लापता है, विभाग उनका केवल विज्ञापन जारी करता है कि फलाना ये संबंधित कर्मचारी इतने समय से लापता है, इनको अंतिम चेतावनी दी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में उसकी कागजी कार्रवाई जब तक आप पूरी नहीं करेंगे, लेकिन परिजनों को सुविधा नहीं मिल पा रही, लेकिन इस काम के बाद ये कह सकते हैं कि परिजनों को एक अच्छी सुविधा मिल पाएगी। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से लाभान्वित लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद पत्र भेजेंगे। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के हितग्राहियों को पत्र लिखेंगे और उन्हें योजना के तहत आवंटित किए गए आवास का पूरा ब्यौरा मुहैया कराएंगे। दरअसल ऐसा अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए किया जा रहा है। केंद्र की मोदी सरकार हो या राज्य की शिवराज सरकार, हमेशा ही उसका योजना के हितग्राहियों पर फोकस रहता है। इसी वजह से हर चुनाव में केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों से संपर्क कर माहौल अपने पक्ष में करने का प्रयास किया जाता है। तो इसी खबर को समझेंगे हमारे सहयोगी ब्रजेश के साथ। ब्रजेश जी, हमने देखा बीजेपी कोई मौका भुलाना नहीं चाहती और अभी तक हम जो देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश या 5 राज्यों के चुनाव हैं कि बात हो रही है कि जाट वोट बैंक कितना है, मुस्लिम वोट इतना है, ओबीसी इतना है, अन्य ओबीसी इतना है। एक बड़ा वोट बैंक है जो लाभार्थियों का बीजेपी तैयार कर रही है, चाहे वो आवास के माध्यम से हो, उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, गैस कनेक्शन हो, आयुष्मान की योजना हो, मुफ्त राशन की योजना हो, तो उसको बार बार याद दिलाते हैं कि देखिए आपके लिए हमने ये किया है। अब जब ये चिट्ठी लिखवाई जा रही है और ऐसे समय में कि जबकि प्रधानमंत्री ने, अब माफ़ कीजिए, वित्त मंत्री ने अभी 80 लाख आवास बनाने की घोषणा इस वित्त वर्ष में की है, तो जाहिर है मध्य प्रदेश के हिस्से में भी बड़ी संख्या में पीएम आवास आने वाले हैं। तो ये जो चिट्ठी लिखवाई जा रही है इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के हिस्से में पहले ही 8,65,000 के 129 आवास स्वीकृत हो चुके थे, जिसमें से 4,68,000 एक 311 के आवास का निर्माण किया जा चुका है, जिसमें 50,000 के जो हितग्राहियों को दे दिए गए, आवंटित ही हो गए और लक्ष्य रखा गया है कि बाकी के जो आवास हैं वो 2023 तक पूरे कर लिए जाएं, जून तक ही पूरे कर लिए जाएं, क्योंकि 2023 में चुनाव हैं तो निश्चित तौर पर उसका लाभ भाजपा को मिल सके जो सत्ता में है। और हम देखते हैं मनोज जी, जब से एनडीए सरकार बनी है, चाहे शिवराज सरकार हो, चाहे योगी की सरकार हो, और जहां भाजपा शासित सरकार है, वो हितग्राहियों को लगातार ये एहसास कराती रही हैं कि आपको ये सुविधा हम दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए हितग्राही सम्मेलन किए हैं, चाहे हम यूपी की बात करें, वहाँ भी हितग्राहियों से इस तरह से सम्मेलन करके एक तरह से ये बताया गया है कि ये जो प्रधानमंत्री आपको आवास दिए हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। जो आपने ठेले और जो तमाम तरह के स्वनिधि योजना से जो आपको 10,000 तक का जो लोन दिया है, वो लोन आपको प्रधानमंत्री जी ने दिया है, प्रधानमंत्री जी की योजना है। तो इससे एक जुड़ाव होता है। जिस व्यक्ति जो हितग्राही को यदि आपने रोजगार से लगाया है, फायदा हुआ, जो लाभ मिला है उसको, तो वो इसकी एक सहानुभूति जाती है। जैसे अपन कई बार दौरे करते हैं विधानसभा क्षेत्रों में, तो पूछते हैं तो लोगों के जवाब होते हैं कि आवास दिया प्रधानमंत्री जी ने। तो मोदी घर घर तक जो पहचान बनी है वो इसी वजह से बनी है। और जब आपको पता चलता है कि आपके गांव में 10 लोगों को आवास मिल गए हैं, बाकी के 20 कतार में हैं, तो 10 को जब ये बताया जाता है कि आपको लाभ मिल गया, तो बाकी को भी उम्मीद जागती है कि ये सरकार बरकरार रहेगी तो हमारी भी बारी आएगी। तो एक तरह से ये वोट बैंक को पक्का करने की रणनीति के तहत किया जाता है, जिससे हितग्राहियों से तो जुड़ाव हो ही जाता। आप बार बार उनके पास जाते हो, संपर्क करते हो। पहले मुख्यमंत्री उनको पत्र लिखेंगे, उनको बताएंगे कि योजनाओं के बारे में कि किस किस तहत इस योजना में आपको लाभान्वित मिला। इसके बाद प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगे। तो ये इसके बाद जो आप देखते हैं कि कार्यकर्ता भी जाते हैं, हितग्राहियों से पास जाएंगे। ये तो 2 योजनाओं की हम बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, क्योंकि इससे पहले आप देखिए कि हितग्राहियों को खुद मंत्री, विधायक, सांसद जाकर वहाँ हितग्राही का लाभ देते हैं। मुख्यमंत्री आपको यहाँ से वर्चुअल तरीके से आजकल कर रहे हैं कि आपको इस योजना का ये लाभ मिला 10 लोगों को। बाद में बाकायदा सम्मेलन होते रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भी लगातार हम देखते हैं वर्चुअली संवाद कोरोना काल में लगातार कर रहे हैं। तो सीधे जो एक तो आप होता है कि प्रशासन ने आपने योजना बना दी, उसका लाभ संबंधित व्यक्ति को मिल गया, हितग्राही को। लेकिन जब सरकार या वहाँ का क्षेत्रीय विधायक या सांसद उनको देता है कि आपको ये लाभ मिल गया है योजना का, तो उससे एक जुड़ाव भी होता है कि हाँ, वो बाद में आपके पास जाता है वोट मांगने के लिए, तो कोई ये नहीं कहता कि आपने हमारे लिए क्या किया।
तो ये एक वजह है कि और भाजपा मान के चल रही है कि जो हितग्राहियों से सीधे संपर्क कर रहे हैं ये उनका वोट बैंक पक्का होता जा रहा है। एक वोट बैंक भाजपा का कोई वोट बैंक नहीं था। यदि हम कांग्रेस की बात करें, बसपा की बात करें, तो इनका अपना एक वोट बैंक है मनोज जी। लेकिन इसी तरह से हितग्राहियों को उन्होंने अपना एक वोट बैंक बना लिया, जिसका फायदा उनको लगातार मिलता रहता है। निश्चित रूप। चलिए अब अगली खबर की ओर रुख करेंगे। सुप्रीम हाई कोर्ट ने खोल दी पुलिस की पोल। आपको जानकारी होगी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गृह विभाग की समीक्षा के दौरान चिन्हित अपराधों में कम सजा होने पर चिंता व्यक्त की थी। बावजूद पुलिस महकमे की नींद नहीं टूटी। अब हाईकोर्ट जबलपुर ने एक मामले में जब गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के गृह जिले के वारंट सम्मन के बारे में जानने के लिए रजिस्टर तलब किया तो पुलिस महकमे की कलई खुल गई। रजिस्टर में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा जारी किए गए सम्मन वारंट की ही जानकारी थी, अन्य का कोई रिकॉर्ड नहीं था। इतना ही नहीं, इस पड़ताल में खुलासा हुआ कि दतिया जिले में ही 895 सम्मन और वारंट लंबित हैं। मज़ेदार बात यह है कि इनमें 160 सम्मन और वारंट सरकारी अधिकारी कर्मचारी के थे, जिन्हें भी तामील नहीं कराया जा सका। साथ ही ये पता भी चला कि खुद एसपी इसकी मॉनिटरिंग नहीं कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने एसपी अमन सिंह राठौर को फटकार लगाते हुए डीजीपी विवेक जौहरी से रिपोर्ट तलब की है। इसके बाद पुलिस मुख्यालय हरकत में आया और सभी जिलों को सम्मन वारंट तामील करने के लिए पत्र लिखा गया है। इसी के संबंध में और समझने की कोशिश करेंगे मनोज जी से। मनोज जी, हम देखते हैं कि वारंट और सम्मन के मामले में पुलिस उतनी गंभीरता नहीं दिखाती। ये जो मामला आया दतिया का, आप देखिए कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के भी आपने तामील नहीं किए, जबकि वो तो लापता नहीं होंगे। बाकी में तो आप कह सकते हो कि ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं ब्रजेश जी, हम देखते हैं कि जब चुनाव का समय आता है तब अचानक से जब चुनाव आयोग की सख्ती होती है तब पुलिस हम देखते हैं इस प्रकार के वारंट संबंध तामील कराने में उनकी गति तेज हो जाती है। जब साल का अंतिम समय आता है कि जब पुलिस को अपनी पेंडेंसी निपटानी है, कई बार हमने देखा कि जो जिले के अधिकारी होते हैं, पुलिस आईजी एसपी, वो लोगों की जब अगर व्यक्तिगत उनकी रुचि होती है तो वो लगातार इस बारे में सम्मन जारी करते हैं। जो अपने माता थे उनको फटकार लगाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। तो हम देखते हैं अचानक से कि जब स्थायी वारंटी कि फिर खबरें आने लगती है कि 30 साल से फरार 15 साल से 15 साल से कि कोई हरिद्वार में बाबा बन के छुपा था, कोई किसी रेलवे स्टेशन पे था, किसी ने नाम बदल लिया था, उन तक को पुलिस पकड़ लाती है। आप देखिए मुख्यमंत्री जब नाराजगी जताते हैं तो यही पुलिस लावारिस जो लापता बच्चियां बिल्कुल हजारों की संख्या में उनको दस्तयाब कर लेती, वरना यही परिजन भटकते रहते हैं। तो ऐसे इन संबंधों में होता है कि पुलिस की आम तौर पर ज़्यादातर रुचि होती नहीं, क्योंकि ज़्यादातर उनका फोकस रहता है कि लॉ एंड ऑर्डर में हो या वीआईपी ड्यूटी में लगे रहते हैं। और जैसा आपने जो कहा कि अगर महकमे के अधिकारियों के बारे में आपको जानकारी है कि फलाना एसडीओपी या डीएसपी का ट्रांसफ़र कहाँ हुआ है, फलाना सीएसपी कहाँ चला गया है, उनकी पोस्टिंग कहाँ है, अगर ये भी इसका भी कोई एक ऐसा आपको नहीं लगता कि एक ऑनलाइन सिस्टम बना देना चाहिए कि जिस पर लापता या जिस तरह से हम बाकी के लोगों की जानकारी रखते हैं कि वारंट और सम्मन किसके बारे में जारी हुआ है और कौन कब से तामील नहीं हो पाया है, तो इससे जो बाद में एक तरह से मॉनिटरिंग अच्छी हो सकती है पीएचक्यू स्तर पर। देखिए निश्चित तौर पर देखिए पुलिस की जो अपनी वेबसाइट है उसमें आजकल आप देखिए साइबर क्राइम हो या घर बैठे EFIR आप दर्ज करा सकते हैं। जो कई सारे मामलों में आपको पुलिस वेरिफिकेशन अगर कराना हो, चरित्र सत्यापन कराना हो, किराएदार की जानकारी देना हो, तो उसी पोर्टल पे एक सेक्शन पुलिस ही बना दे कि ये वारंटी है, इनके खिलाफ ये अस्थायी वारंटी है, अस्थायी वारंटी है या सम्मन है, इनकी ये सूची, और जो बड़े अपराधी हैं उनके आप फोटो सहित एक जानकारी डाल दीजिए। अधिकारियों के लिए एक पोर्टल बना दीजिए कि ये सरकारी कर्मचारी हैं जिनके खिलाफ ये सम्मन जारी किए गए हैं। तो बहुत सारे जो विभाग के अधिकारी तो उसको खोलते ही होंगे, मॉनिटरिंग करते होंगे, आम जनता भी आजकल खोलती है, क्योंकि आपके साथ कोई साइबर अपराध हुआ है या कुछ और हुआ है तो आप उस वेबसाइट पर जाते हैं और जब आप प्रचार कर देंगे, जब उसका फोटो रहेगा तो हो सकता है कि आप उसको जहाँ भोपाल के अपराधी को भोपाल में ढूंढ रहे हो, लेकिन उस वेबसाइट को आदमी दिल्ली में भी खोल रहा है, इंदौर में भी खोल रहा है, झाबुआ में भी खोल रहा है। हो सकता है उनके आसपास वो अपराधी किसी और भेष में छुपा हो, तो उसकी जानकारी। इसमें एक और दिलचस्प चीज़ ये आई सामने, जब हाई कोर्ट ने देखा कि वो रजिस्टर तलब किया तो उसमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से जो वारंट और सम्मन जारी हुए थे उनका ही लेखा जोखा था। बाकी के निचली अदालतों से जो वारंट और सम्मन जारी हुए थे जिला कोर्ट से ज़्यादा होते हैं, तो उनका कोई लेखा जोखा नहीं था। और ये भी देखने में पाया गया, कोर्ट ने देखा कि एसपी ने उसकी कोई मॉनिटरिंग ही नहीं की,
जब एसपी से पूछा गया है कि आपने जो लापता लोग हैं या जो जिनके वारंट हैं, जिनको तलाश रहे हैं और लंबे समय से नहीं मिले, तो उनकी संपत्ति के बारे में आपने कुछ पता किया, उन पे कोई कार्रवाई की है क्या संपत्ति कुर्क करने की? तो ये जवाब भी नहीं दे पाए एसपी। तो इससे स्पष्ट होता है कि आला अफसर भी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। या तो इसको एक जिम्मेदारी तय हो जाना चाहिए कि जो कितने समय से लापता हैं, या जो जिले का क्राइम ब्रांच होता है उनको दे देना चाहिए, जो 12 साल से 15 साल के उनके पोस्टर जारी करना चाहिए, उनके बाकी के जिलों को रिपोर्ट देना चाहिए। तो इसके बाद से अब देखिए आप पुलिस मुख्यालय ने एक मामले में जब डीजीपी को तलब किया, एक और चीज है ना ब्रजेश जी कि पुलिस का फोकस हम देख रहे हैं कि ऐसी चीजों पर है जो बेसिक पुलिसिंग पर नहीं है। जो हमने क्राइम की बात कर रहे हैं आप, संबंध की, ये बेसिक पुलिसिंग है। क्योंकि अगर फरार अपराधी का आप संबंध तामील कर रहे हैं, अधिकारियों के संबंध उसमें भी हो सकते हैं कि जो लगातार पेशी पे नहीं जा रहे होंगे, जो मामला लंबा खिंच रहा है, ऐसे कई सारे मामले जिनके कारण अदालतों तो पेंडिंग है। तो हम देखते हैं कि जैसे इंदौर का 2 उदाहरण आप देखिए। एक उदाहरण कि गैंग रेप के आरोपी के बारे में महिला बताती है कि यहाँ घटना हुई है, उस घटना स्थल को सहेजना चाहिए पुलिस को, उसकी वीडियोग्राफी कराना चाहिए, लेकिन वाहवाही के चक्कर में आप अगले दिन बुलडोजर से उसको गिरा देते हो, सारे सबूत खत्म कर देते हो। अभी हमने देखा कि जो खूनी संघर्ष होता है रिश्तेदारी में, आष्टा में 2 लोगों की मौत होती, 3 लोगों की, पुलिस जाती है उसके मकान को गिरा देती है। तो जब आपके पास, जब तक अगर हो सकता है उस घटना स्थल पर आपको कुछ साक्ष्य मिले, उनके हथियारों की बरामदगी है, खून के निशान हैं, या और फोरेंसिक जांच में कुछ और चीज़ें आ सकती है, तो जो बेसिक काम करना चाहिए पुलिस को, उसको सील कर दे, पूरी जांच कराए और बाद में वो काम करे, वो तो करते नहीं है। और दूसरी तरफ जो सम्मन वारंट है, जहाँ गंभीरता दिखाना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं, हमने देखा ब्रजेश जी, क्राइम रिपोर्टिंग लंबे समय की है कि मामूली सी झगड़े में अगर पुलिस, हमने देखा जब हस्तक्षेप नहीं करती है, फरियादी को भगा देती है, तो बाद में खूनी संघर्ष का रूप ले लेता है। अभी जो अभी छोला थाने का एक मामला आपके संज्ञान में होगा कि देखा किस तरह से 155 की कार्रवाई कर दी, उसके घर में मारपीट की और लड़की से छेड़छाड़ की। बाद में जब अधिकारियों के संज्ञान में आया तब गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज करना पड़ा। अभी एक युवक की मौत के मामले हमने देखा, पुलिस ने साधारण धाराओं में 323 साधारण मारपीट का मामला दर्ज किया था। 1 सप्ताह के अंदर उस युवक की मौत हो जाती है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि आप कितनी लापरवाही इस काम में बरती जा रही है। तो जो बेसिक पुलिसिंग है कि अगर आप वारंट संबंध तरीके से तामील करा रहे हैं, आपकी रात्रि गश्त अच्छी हो, आपके चेकिंग पॉइंट मजबूत हो, तो आधा क्राइम तो आप ऐसे ही कंट्रोल कर सकते हैं। निश्चित तौर पर वारंट तामील होंगे। हम देखते हैं कि जो लंबे समय से फरार हैं उनमें कई अपराधियों के भी वारंट होते हैं। यदि वारंट तामील होंगे तो निश्चित तौर पर अपराधों पर अंकुश लगेगा। जो निगरानी एक तंत्र था पहले, वो तंत्र कहीं खराब हो गया है या कहीं ब्रेक हो गया है मनोज जी। जो अपराधी जेल से छूटते थे उन पर पुलिस निगरानी करती थी, लेकिन आजकल ऐसा पाया नहीं जाता। अब देखिए आप सिमी के 2 आतंकवादियों को हाल ही में पकड़ा है, लगातार पेशी पे नहीं जा रहे थे, वो खंडवा में रह रहे थे। हमने कोरोना काल में देखा कि कितने लोग पेरोल पर जिनको छोड़ा गया था लंबे समय तक लौटे नहीं। चलिए अब पावर कॉरिडोर में बस इतना ही। अगले हफ्ते मिलेंगे सरकार के कुछ नए फैसलों की अंतर्कथा के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।